सो हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं सेल डिवीज़न और सेल के लगभग 50 क्वेश्चंस और 50 ऐसे क्वेश्चंस जो विभिन्न एग्ज़ाम्स में अब तक पूछे गए हैं और आगे उनके पूछने की उम्मीद है। हम केवल 50 क्वेश्चंस को ही यहाँ डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम इसके अलावा और भी कुछ मटेरियल डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। मैं इन 50 क्वेश्चन को इस प्रकार मॉडिफाइड करके लाया हूँ कि ये आपके फ्यूचर में जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनसे रिलेट करेंगे, ठीक है। और मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि लगभग इन 50 में से आपके 10 क्वेश्चंस किसी भी एग्ज़ाम में सीधे उठकर आने वाले हैं। यानी कि आप जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपसे सेल डिवीज़न या सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ 100% आपके कम से कम 10 क्वेश्चंस इस 50 स्लाइड से बनेंगी। 50 स्लाइड्स यानी कि आज हम 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में रहेगा। हिंदी इंग्लिश यानी बाइलिंगुअल चलेगा, सब कुछ आपको हिंदी में समझा दिया जाएगा प्लस इंग्लिश में भी, दोनों ही आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगे। तो ये बाइलिंगुअल रहेगा, ठीक है दोस्तों। और 50 क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं और ये बहुत ही सरल क्वेश्चंस हैं, मतलब इनको इजी कह सकते हैं, ठीक है। इसके 3 लेवल हम रखेंगे। अगर इस वीडियो पे आपके अच्छे रिव्यू रहने वाले हैं तो हम इसके 3 पोर्शन रखेंगे, एक इजी, एक मॉडरेट, देन इसके बाद रखेंगे हम हार्ड। तो हार्ड क्वेश्चंस ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं होते, लेकिन आपको अगर डीपली उतरना है, जाना है उसमें अंदर और अच्छे से इसको पढ़ना है, तब हम इन चीज़ को आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम इन 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चन के साथ साथ हम इनकी इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही आप बढ़िया से एक नोट्स प्रिपेयर करे होंगे और जो चीज़ आज मैं बताऊंगा आपको नई लगे तो आप उस नई चीज़ को अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करना, ठीक है। तो सारे डिस्कशन हो गए हैं। अगर आप प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फर्दर जो भी वीडियोस इससे रिलेटेड आपके लिए हेल्पफुल होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो पीपीटी है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप डायरेक्ट जो है फसल डॉक्टर सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं और ये हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है और पहला क्वेश्चन है हमारा, हु डिस्कवर द सॉइल, तो सेल, ठीक है दोस्तों। तो सेल को डिस्कवर किसने किया ये इसमें हम जानेंगे। और डिस्कवर क्या होता है, तो डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना, किसी चीज़ की खोज सबसे पहले किसने की, ये हम इसमें पूछ रहे हैं। तो किसके बारे में, सेल यानी कि कोशिका, जिसे आप कोशिका कहते हैं। कोशिका जो है हमारे शरीर की या पौधों के शरीर की एक मूलभूत और संरचनात्मक इकाई होती है। द स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द प्लांट इज सेल। तो सेल को आप इस प्रकार समझ सकते हैं, सेल क्या होता है, जो हमारा मानव शरीर है, जो पौधे का हिस्सा होता है, पूरा शरीर जो पौधे का होता है, या एनाटॉमी ऑफ प्लांट इज मेनली जो बनती है वो आपकी सेल से बनती है। और मानव का भी शरीर सेल से बना होता है, कई सारी सेल से बना होता है, ये आप लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम बात करते हैं कि सबसे पहले सेल की खोज किसने की, ठीक है। यहाँ हमें दिए गए हैं 1 2 3 4 ऑप्शन, ठीक है। ऐसे ही आपको एग्जाम में दिए जाएंगे। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने क्या किया है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज की, ठीक है, माइक्रोस्कोप की खोज की। दूसरा, इन्होंने लिविंग सेल की खोज की, इन्होंने लिविंग सेल यानी जीवित सेल की खोज की, ठीक है दोस्तों। और स्लीडन स्लीडन एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी या जिसको सेल परिभाषा कहा जाता है, कोशिका की परिभाषा जिसे कहा जाता है, इसको सेल डॉक्ट्राइन भी कहा जाता है, सेल डॉक्ट्राइन भी इसको हम कहते हैं दोस्तों। तो 2 वैज्ञानिक हुए थे, स्लीडन एंड स्वान। यहाँ केवल स्लीडन दिया हुआ है तो केवल हम स्लीडन के बारे में अभी बात कर रहे हैं। फिर बात करते हैं विर्चो। तो विर्चो जो है 1858 में आए
और इन्होंने एक टर्मिनोलॉजी दी कोशिका से रिलेटेड, और ये ऐसी टर्मिनोलॉजी है दोस्तों जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछ ही ली जाती है। तो ये है आपका ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। ये उनकी भाषा में है जिन्होंने अपना रिसर्च पेपर जिस भाषा में लिखा, जैसे जर्मनी भाषा में हो सकता है, तो उन्होंने अपनी भाषा में लिखा ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब होता है जो भी नई कोशिका हैं वह पुरानी कोशिका से बनती हैं, इसे बोला जाता है ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। ये कई बार टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला किसके द्वारा दी गई। ठीक है, तो ल्यूवेनहोक का आपको पता चल गया, माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया। ठीक है, पहला माइक्रोस्कोप। और लिविंग सेल, तो आपको मैं एक बात बताऊं, सबसे पहले जब 1665 में सेल की खोज हुई तब हमने मृत सेल की खोज की, मृत कोशिका की खोज की हमने। ठीक है, किसकी खोज की? मृत कोशिका की। और वो मृत कोशिका क्या थी? तो सेल वॉल की हमने सबसे पहले खोज की। किसके द्वारा की गई? तो ये रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई दोस्तों, रॉबर्ट हुक के द्वारा ये खोज की गई। तो जैसा कि आपको ऑप्शन में दिख रहा है, पहला जो हमारा आंसर है वो सही रहेगा, रॉबर्ट हुक। आशा करता हूँ कि आपको यह मेरा तरीका पसंद आ रहा होगा। और दोस्तों, मैं चलती क्लास में आपसे कुछ क्वेश्चंस भी करूँगा जिनके जवाब मैं आपसे कमेंट बॉक्स में लूँगा। तो आप उस एक्टिविटी को अच्छे से करोगे तो आपको और भी मज़ा आएगा। और जब आप कोई भी चीज़ कमेंट बॉक्स में डालोगे तो एक चीज़ याद रखना कि आप उसको अपने दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स करने वाले हो। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये आपका आंसर है रॉबर्ट हुक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। तो हिंदी वाले छात्रों के लिए सेल थ्योरी समझा दी जाती है। तो ये है आपका कोशिका की परिभाषा। कोशिका की परिभाषा किसके द्वारा दी गई, ये इसमें पूछा गया है। तो इससे पहले जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बता दिया सेल थ्योरी किसने दी, दो वैज्ञानिकों के नाम भी मैंने आपको बताए थे। तो अब इसमें आपको सीधा टिक करना है, लेकिन उससे पहले इसमें जो और नाम दिए हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो वाटसन एंड क्रिक, ये एक वैज्ञानिक हुए 1953 में, यानी 1953 में। इन्होंने जो है डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए की खोज की। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल की खोज इन्होंने की, वाटसन एंड क्रिक ने। ठीक है दोस्तों, और मेंडल जो हैं, जिन्हें हमारे जेनेटिक्स यानी कि जो इसे हिंदी में प्रजनन कहते हैं, मेंडल यानी कि हमें इसको कैसे समझाऊं मैं आपको हिंदी में, इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? मेंडल को। और जेनेटिक्स अनुवांशिकी जिसे कहते हैं, तो इसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि कई बार हिंदी टर्मिनोलॉजी एकदम से आती नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि हिंदी में नहीं पढ़ा है, लेकिन हिंदी में पढ़ा है। और ये चीज़ जो है आपको भी होना चाहिए कि आपको बाइलिंगुअल होना चाहिए सभी चीज़ें। कभी कभी क्या होता है कि हिंदी की जो टर्मिनोलॉजी होती है एग्ज़ाम में ऐसी लिख दी जाती है कि समझ नहीं आती है, तब हमें काम आती है इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी। और इंग्लिश टर्मिनोलॉजी किसी भी हालत में बदलने वाली नहीं है। तब हमें सबसे ज़्यादा किस पर फोकस करना चाहिए? इंग्लिश टर्मिनोलॉजी पे, क्योंकि जेनेटिक्स को जेनेटिक्स ही लिखा जाएगा हर हाल में, लेकिन अनुवांशिकी को वह हिंदी में कुछ भी लिख सकता है, मतलब कुछ भी, मतलब इससे रिलेटेड लिख सकता है। ये आपको रखना है। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दी थी? तो वो डार्विन ने दी थी। डार्विन ने बताया कि प्रकृति में जो पेड़ पौधे हैं, जो मानवीय संतुलन है, वो प्राकृतिक रूप से है, यानी कि किसी भी मानवीय हस्तक्षेप से नहीं है। तो इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी थी। इनकी एक बुक भी है नेचुरल सिलेक्शन पर ही है, नेचुरल करके कुछ बुक है, तो वो डार्विन ने लिखी थी। और ये आपका जो है इसका आंसर सेल थ्योरी का वो रहेगा स्लीडन एंड स्वान। ठीक है दोस्तों, ये आपके स्लीडन एंड स्वान। और स्वान जो है, स्वान जो वैज्ञानिक हैं,
इन्हें मॉडर्न मॉडर्न सेल यानी साइटोलॉजी के फादर इन्हें कहा जाता है, फादर। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? और आधुनिक वाला मैंने आपको बता दिया, आधुनिक में आपको कहेंगे श्वान। श्वान जो है हमारे वैज्ञानिक, उनको आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता कहते हैं। तो बताइए कोशिका विज्ञान के पिता कौन है? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में जवाब करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस को हिंदी में भी पावर हाउस लिखा जाएगा और इंग्लिश में भी पावर हाउस। तो पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का जो पावर हाउस है वह क्या होता है? मतलब कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जिसे सेल का पावर हाउस कहते हैं? इसमें ऑप्शन है न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी। सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस है इसे कोशिका का केंद्रक कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। और ये करता है मैनेजमेंट का काम, मैनेजमेंट का काम। ठीक है, ग्रोथ का काम। ठीक है, जो ग्रोथ होता है उसका काम। तो न्यूक्लियस को कहते हैं कोशिका का मस्तिष्क, जिसे कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल, यानी कोशिका का मस्तिष्क इसे कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम्स में आया हुआ है, ब्रेन ऑफ सेल्स किसे कहा जाता है? तो वह है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में आपके डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ये सब प्रेजेंट होती हैं। जो हेरिडिटरी मटेरियल्स हैं, जो अनुवांशिकी के लिए जिम्मेदार तत्व होते हैं, जो एक संतति से दूसरे संतति में गुण पहुंचते हैं, वह गुण न्यूक्लियस के पास होते हैं। और न्यूक्लियस ही इन चीज़ों को फर्दर रिप्लिकेट कराता है और इस चीज़ को हम सेल डिवीजन में अच्छे से समझते हैं। ठीक है, फिर आता है राइबोसोम। राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? क्योंकि प्रोटीन जब बनता है तो वह राइबोसोम से होकर बनता है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है गाल्जी बॉडी। तो गाल्जी बॉडी क्या होती है दोस्तों? ये राइबोसोम का फॉर्मेशन कराती हैं, राइबोसोम बनाती हैं। कौन बनाती है राइबोसोम? तो राइबोसोम बनाती हैं आपकी गाल्जी बॉडीज। ये आपकी टर्मिनोलॉजी है। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो पावर हाउस यानी कि जब रेस्पायरेशन होता है तो एनर्जी उत्पादित होती है, उस समय मेन जो जिम्मेवार ऑर्गेनेल है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि ये एटीपी प्रोड्यूस करती है। एटीपी प्रोड्यूस तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा भी होती है, वो क्लोरोप्लास्ट में होती है, लेकिन यहाँ वह ऑप्शन नहीं है। तो एटीपी ही मतलब यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारा सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन रहने वाला है। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि इसमें रेस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है, और रेस्पायरेशन जब मानवीय रेस्पायरेशन होता है, प्लांट्स में रेस्पायरेशन होता है, तो हम किससे जिंदा है? हम जो है सांसों से जिंदा हैं, और यही हमारा पावर हाउस कहलाएगा। जैसे हमारे फेफड़े हैं, और इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ह्यूमंस में भी पाई जाती है और प्लांट्स में भी पाई जाती है, ये दोनों में उपस्थित होती है। ठीक है, न्यूक्लियस भी सभी में पाए जाते हैं। ठीक है, गाल्जी बॉडी भी सभी में पाई जाती है। आगे चलते हैं, इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि वह स्थान जहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है या प्रोटीन जिससे निर्माण होता है उसे क्या कहेंगे? तो इसमें ऑप्शन आपका लाइसोसोम है, राइबोसोम है, वैक्यूल्स है और प्लास्टिड है। आपके पास जो है 4 ऑप्शन उन्होंने दिए हैं, चारों के बारे में हम समझ लेते हैं। तो लाइसोसोम की खोज डी डोवे ने की थी। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? कोशिका का मारण स्थान, यानी ये कोशिका को मार देता है, इसे कहते हैं हम सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अब ये सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्या होता है दोस्तों? इसके अंदर एसिड फास्फोटेज, एसिड राइबोसोम्स, एसिड फास्फेटिक्स, ऐसे कई सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि हार्मफुल इफेक्ट देते हैं दूसरी सेल्स पर। तो जब ये फटता है तो उस समय क्या होता है?
जो एसिड्स होते हैं वो अच्छी सेल्स को मार देते हैं। तो जब इनको मार देते हैं तो इस प्रक्रिया को उन्होंने सुसाइडल बैग कहा, क्योंकि ये बैग की तरह होता है और सेल्स को डेड कर देता है, मार देता है, तब इसे कहा सुसाइडल बैग ऑफ दी सेल, लाइसोसोम को। इसकी खोज किसने की? डी डुबे नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की। और ये कोशिका को मारने वाला स्थान है लाइसोसोम, बस इतना याद रखना। एसिड फास्फेटेज, एसिड राइबोन्यूक्लियस, ये सब जो है ये प्रोवाइड कराता है। ठीक है, फिर बात करते हैं वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स क्या होता है दोस्तों? तो ये सेल में एक इस प्रकार का गोलाकार स्थान होता है जिसमें आपके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रिलेटेड पदार्थ होते हैं जो कि सेल को, यानी संगनित भोज्य पदार्थ होता है जो उस समय काम आते हैं। जैसे हम व्रत रखते हैं, तो व्रत रखते हैं उस समय हमें जो है आवश्यक भोजन, जो शरीर को चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है भोजन से मिलती है, वह कहाँ से प्रोवाइड होता है? तो ये वैक्यूल से प्राप्त होते हैं। क्यों ऐसा होता है दोस्तों? उसका कारण ये है कि जैसे हम दिन भर भोजन नहीं करेंगे, लेकिन हमारे शरीर को चलने के लिए तो एनर्जी की आवश्यकता है, और एनर्जी प्राप्त होती है हमें भोज्य पदार्थों से। तो आवश्यक फूड मटेरियल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, ये सब वैक्यूल्स में संग्रहित होते हैं। और इसके बाहरी आवरण पर एक लेयर होती है, उस लेयर को कहते हैं हम टोनोप्लास्ट। ठीक है, टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट, इसकी बाहरी जो लेयर होती है उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है, और इसके अंदर जो होता है उसे वैक्यूल्स कहते हैं, वैक्यूल्स कहा जाता है। वैक्यूल्स जो है प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में पाई जाती है। ये प्लांट में भी पाई जाती है और एनिमल सेल्स में भी पाई जाती है। वहीं अगर हम बात करें, टोनोप्लास्ट केवल एनिमल सेल में प्लांट सेल में देखने को मिलेगी, इसके अतिरिक्त यह और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, बात करते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड ही हमारा क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब प्लास्टिड क्या होते हैं दोस्तों? ये एक प्रकार के ऐसे स्थान होते हैं जो पौधों में भोजन बनाने का कार्य करते हैं, प्लास्टिड। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है जो भोजन बनाता है, फिर आता है एक क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, फिर आता है एक ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है भोजन को स्टोर करना, भोजन को स्टोर करना। कौन कौन से भोजन? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ऑयल्स यानी फैटी एसिड्स को ये क्या करते हैं? अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में आप जानते होंगे, क्रोमोप्लास्ट। इसको जो प्लास्टिक टर्मिनोलॉजी थी वह किसने दी थी? तो अर्नेस्ट हैकल एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने यह दी थी। इसको आप अच्छे से याद करें। और साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था राइबोसोम है, तो उसका आंसर आप लगा लें। आगे चलते हैं। सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ, जो प्लांट्स के लिए पूछ रहे हैं कि जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, वह सेल की किस तत्व से मिलकर बनी होती है? इसमें ऑप्शन है काइटिन, सेलुलोज, पेप्टिडोग्लाइकेन एंड प्रोटीन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोटीन का रोल होता है, लेकिन कितना परसेंट होता है? 40%। और लिपिड का रोल होता है, लिपिड का रोल होता है लगभग 60%। किसको बनाने में? सेल मेम्ब्रेन बनाने में, सेल मेम्ब्रेन को तैयार करने में। तो प्रोटीन कितना? 40% प्रोटीन। और लिपिड कितने? लिपिड 60%। किस में आता है ये काम? सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है दोस्तों, अब पूछ क्या रहा है? सेल वॉल। सेल वॉल जो है, जैसे देखिए ये एक सेल है, ठीक है। अब इस सेल के बाहरी हिस्से पर एक मेम्ब्रेन है जिसे कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के बाहरी हिस्से पर एक और मेम्ब्रेन होती है जो हार्ड होती है, कठोर होती है, जो बाहरी आवरण से हमारे सेल का रक्षा करता है, उसे कहते हैं सेल वॉल। ये क्या है आपकी दोस्तों? सेल वॉल है, बाहरी आवरण से रक्षा करती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हमारा क्या काम करती है? सेल मेम्ब्रेन जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। वाटर का अंदर जाना सेल मेम्ब्रेन से जाता है, जाने को तो सेल वॉल से जाता है, लेकिन मेजर पोर्शन जो है सेल मेम्ब्रेन अपना कवर इसमें करती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको जो है अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे तो मैं एक अच्छा सा सेशन कर लूँगा इसका, तो आपकी ये सभी क्रिस्टल क्लियर पॉइंट वाइज नोट्स बढ़िया से बनवा दूंगा, आप उसका बिल्कुल टेंशन न लें। ठीक है, काइटिन जो है, काइटिन मेजरली फंजाई की जो सेल वॉल ऑफ फंजाई होती है
वो किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। सेल्यूलोज आपका देखने को मिलेगा आपको सेकेंडरी सेल वॉल में, सेकेंडरी सेल वॉल में। सेकेंडरी सेल वॉल आपकी सेल्यूलोज की बनी होती है प्लांट में। फंजाई में आपका काइटिन से बनी होती है। ठीक है दोस्तों। पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन ये एक प्रकार का पदार्थ है। ठीक है, इसको बोला जाता है NAG, NAG एंड प्लस NAM। NAG और NAM क्या है? तो NAM है एन एसिटाइल मुरामिक एसिड, और ये जो है पेप्टिडोग्लाइकेन बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल बनाती है, बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल बनाती है, ये याद रखना आपको। ठीक है, प्रोटीन के बारे में डिस्कस हो गया। रहा क्या अपना, अब क्या बचा है इसमें? सेलुलोज बचा है। सेल वॉल ऑफ सेलुलोज, सॉरी, सेल वॉल ऑफ प्लांट्स इज मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? सेकेंडरी सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। सेलुलोज ही आपको ऑप्शन में आएगा, सेकेंडरी सेल वॉल आपको नहीं पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा। और जो सेल वॉल होती है प्लांट का बाहरी आवरण होता है, पेड़ पर जो होती है छाल, तो उसका वही कवरिंग जो है आपका सेल वॉल है। ठीक है दोस्तों। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यह आपका सेल से संबंधित है और किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा दोस्तों। वाटसन एंड क्रिक ने क्या दिया? डबल हेलिक्स मॉडल दिया, वो मैंने आपको बता दिया। स्वॉनसन को क्या कहा जाता है? आधुनिक साइटोलॉजी के पिता कहा जाता है। डेनियल डेविसन के बारे में कुछ नहीं है, ये आपको इतना डिटेल में नहीं जाना। इसका आंसर है सिंगर एंड निकोलसन। फिर चलते हैं, जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोट्स इज प्रेजेंट इन। देखिए दोस्तों, दो तरह के प्लांट होते हैं, एक प्रोकैरियोट होता है, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट क्या होते हैं, यूकैरियोट क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में आपको जान लेना चाहिए। प्रोकैरियोट का मतलब होता है ऐसे जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, प्रिमिटिव यानी पुराना, और यूकैरियोट मतलब जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस यानी कि ऐसा न्यूक्लियस जो वास्तविकता में होता है उसे कहा जाता है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स इनमें एक न्यूक्लियस होता है, एक मस्तिष्क होता है जो वास्तविक होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में एक मस्तिष्क होता है जो वास्तविकता में नहीं होता है, केवल वह नाम का एक मस्तिष्क होता है। तो ये हो गया प्रोकैरियोट। ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें जो है 70 एस राइबोसोम पाए जाते हैं और इसमें 70 और 80 दोनों एस राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल हैं प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल में लिखिए आप बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, आर्क बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इसमें आपको एग्जाम्पल लिखना है ईस्ट, ठीक है, फंजाई ईस्ट में आती है, वो सॉरी ईस्ट जो है फंजाई में आती है। इसके अलावा एनिमल सेल्स और हायर प्लांट सेल्स इसमें आती हैं आपकी, किसमें? यूकैरियोट्स में। अब देखिए, न्यूक्लियस पाया जाता है आपका किसमें? यूकैरियोट्स में। ठीक है, न्यूक्लियोलस क्या होता है? तो दोस्तों न्यूक्लियोलस बता देता हूँ, ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, और आउटर कवरिंग ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस वो क्या होती है? न्यूक्लियोलस होता है, तो ये आपका न्यूक्लियोलस है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो जो सेल होता है उसमें जो द्रव भरा होता है, जो लिक्विड सेल में होता है, उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। न्यूक्लियोइड एक मात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो प्रोकैरियोट सेल में पाया जाता है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम दोस्तों ये वही तत्व है जिससे जो है सेल जो है मर जाती है, सेल क्या होती है? मर जाती है। और ये हाइड्रोलिटिक कंटेंट आपको मैंने बताया था किस में पाया जाता है? हाइड्रोलिटिक कंटेंट, एसिड फास्फेटेज, ये सब किस में पाए जाते हैं? आपके राइबोसोम में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लाइसोसोम आपका इसका आंसर है। क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, क्लोरोप्लास्ट एक मैकेनिज्म तैयार करता है जो कि भोजन बनाता है पौधों में। पौधों में भोजन बनाने के लिए जो मैकेनिज्म है, जो मशीन है, वो है आपकी क्लोरोप्लास्ट। तो इसे कहा जाता है किचन ऑफ सेल, किचन ऑफ सेल, कोशिका की किचन कहा जाता है इसको, कोशिका की किचन इसे कहा जाता है। और ये जो है एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। फंगल सेल
और प्लांट सेल और बैक्टीरिया सेल। फंगल सेल में नहीं पाई जाती, बैक्टीरियल में भी नहीं पाई जाती है किसमें? प्लांट सेल में। यही आपका आंसर है। तो फिर सर इनमें क्या है? इनमें क्या होता है? देखो, एनिमल अपना भोजन खा लेते हैं मार के, कार्निवोरस होते हैं, और बैक्टीरिया भी इसी प्रकार। ठीक है। फंगल जो है, फंगल भी अपना भोजन इसी प्रकार बनाते हैं। भाई प्लांट सेल्स जो है सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट के द्वारा क्लोरोफिल पिगमेंट की मदद से क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। फिर आता है ER विथाउट राइबोसोम इज कॉल्ड एज। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूं, ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये पाया जाता है आपका प्लांट सेल में। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका RER और एक होता है आपका SER। SER और RER दोनों में क्या अंतर है? तो इसमें R का मतलब होता है रफ यानी कि कठोर, और S का मतलब होता है सॉफ्ट यानी कि मुलायम। तो जो रफ होता है, इस प्रकार से आपका जो है गाल्जी एपरेटस, इस प्रकार से सेल में गाल्जी एपरेटस होता है। गाल्जी एपरेटस होता है, उस पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और उस पर इस प्रकार राइबोसोम की संरचनाएं बनती हैं। ठीक है, तो इनमें जो है RER और SER होता है। तो रफ जो ER होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो आपका बनाता है प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन। ठीक है, और सॉफ्ट जो है आपका ये लिपिड्स बनाता है। ठीक है दोस्तों, लिपिड्स तैयार करता है। और जब ये प्रोटीन बनाएगा, यानी कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं किसकी? राइबोसोम की। तो राइबोसोम का जो मेन जगह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो क्या है आपका? RER है। और ये पूछ रहा है कि ER विथाउट राइबोसोम, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें आपका राइबोसोम ना हो, तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा? SER। थोड़ा सा हमें क्वेश्चन पर भी ध्यान देना चाहिए, जब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है, ये मेन मुद्दा होता है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। फिर बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेनेस। ठीक है, कैसी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो एक होती है परमिएबल। परमिएबल होती है आपकी सेल वॉल। सेल वॉल आपके हर एक कंटेंट को प्लांट के अंदर पहुंचा देगी। कंटेंट लाइक लिक्विड, लिक्विड जैसे कि पानी। ठीक है। इम्परमिएबल यानी कि कोई भी कंटेंट अंदर नहीं जाएगा, इम्परमिएबल। रिजिड होती है। रिजिड में क्या होता है? कई सारे शुगेरिन, पैक्टिन ऐसे कंटेंट होते हैं जो कि बैरियर की तरह काम करते हैं सेल के अंदर कोई भी चीज़ जाने। सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्टिव यानी ऐसी चीज़ जो सिर्फ गिनी चुनी हो, जैसे अगर पानी लेना है तो पानी ही अंदर जाए, उसके लिए क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही आप सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की स्पेलिंग गलत हो गई है दोस्तों। ठीक है, और इसे प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है, प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है। और ये आपकी बनी होती है 60% 60% लिपिड लिपिड एंड 40% प्रोटीन से ये बनी होती है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर हो गया आपका सिलेक्टिवली परमेबल। यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट गिवन बाय, तो दोस्तों रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की। स्वानसन के बारे में बता ही दिया, मेंडल के बारे में बता दिया। आंसर है इसका रॉबर्टसन। ठीक है, याद कर लो, सबसे अच्छा है ये क्वेश्चन। ऑर्गेनेल विद इट्स ओन डीएनए, ऐसे ऑर्गेनेल जिसके पास खुद का डीएनए हो, यानी कि अगर सेल से उसको अलग कर दिया जाए तो वो फिर से सेल बना दे, उसे बोलते हैं ऑर्गेनेल्स विद इट्स ओन डीएनए। मतलब अगर उसके पास खुद का डीएनए होगा तो वो फिर से सेल तैयार कर लेगी। इसीलिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विद सेल कहा जाता है। सेल विद सेल ऐसे कहा जाता है, मतलब सेल के भीतर सेल होती है, जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम के पास आपका डीएनए नहीं होता है, गाल्जी के पास नहीं होता है, लाइसोसोम के पास नहीं, किसके पास होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है। ठीक है, इसके अलावा किसमें होता है? इसके अलावा डीएनए होता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में। ठीक है, और किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में। तो ये आपका जो है डीएनए इनमें पाया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आंसर आपका माइटोकॉन्ड्रिया। चलते हैं, वैक्यूल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, तो मैंने आपको बता दिया, वैक्यूल समझाया था, टोनोप्लास्ट कहते हैं। ज़्यादा इसके बारे में जानकारी आपको आवश्यक नहीं है, टोनोप्लास्ट मैंने बता दिया था जब वैक्यूल समझाया था।
फिर स्मॉलेस्ट सेल, सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या होगी, ठीक है। एमोबिया की सेल्स तो हम जो है 8th क्लास में पढ़ते थे, वो बड़ा सा चित्र ऐसे फिर पैर रेप्टिशिया की तरह, ये तो आपको पता ही है, सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी होती है इसमें नर्व सेल। नर्व सेल की लंबाई सबसे बड़ी होती है, अगर वह नहीं हो तो फिर एमोबा जो होती है, अमीबा जैसे बोलते हैं एक्चुअली, या इंग्लिश टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। नर्व सेल सबसे बड़ी, फिर एमीबा, आरबीसी, देन सबसे छोटी हो गई आपकी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक तरह से बैक्टीरियल सेल होती है, ठीक है दोस्तों। और जो माइकोप्लाज्मा होती है ये जो है रेजिस्टेंस होती है, किसके लिए रेजिस्टेंस होती है, पेनिसिलिन के लिए। पेनिसिलिन एक प्रकार का जो है दवाई है जो बैक्टीरिया के कंटेमिनेशन को ख़त्म करता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा जैसी बैक्टीरिया को ख़त्म नहीं करता, क्योंकि ये जो है सेल वॉल मैकेनिज्म पर काम करता है, सेल वॉल मैकेनिज्म पर काम करता है। और माइकोप्लाज्मा में आपकी सेल वॉल नहीं होती है, तो जब सेल वॉल नहीं होगी तो ये पेनिसिलिन के लिए क्या करेगा, रेजिस्टेंट। लेकिन अगर इसको ख़त्म करना हो तो ये ससेप्टिबल होता है। ससेप्टिबल यानी जिससे ये मर जाए, वह क्या किसके लिए होता है, वो होता है टेट्रासाइक्लिन के लिए, टेट्रासाइक्लिन के लिए, ठीक है दोस्तों, टेट्रासाइक्लिन के लिए। और ये आते हैं ग्रुप अंडर एस्कोमाइकोटा में, एस्कोमाइकोटा में ये आते हैं। ये आपको याद रखना है, रखें तो रख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इतना याद रखें कि माइकोप्लाज्मा जो है स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है। पैकेजिंग एंड सीक्रेशन ऑर्गेनेल्स, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो पैकेजिंग यानी इसको पोस्ट ऑफिस कहा जाता है, सेल का पोस्ट ऑफिस किसे कहा जाता है, गाल्जी एपरेटस को, ठीक है। और इसको प्रोटीन फैक्ट्री, इसको केंद्रक यानी मस्तिष्क कहा जाता है, और ये है ईआर, ठीक है। आगे चलते हैं। राइबोसोम आर मेड अप ऑफ, राइबोसोम किससे बना होता है, ठीक है। तो राइबोसोम बना होता है आपका आरएनए प्लस प्रोटीन से, क्योंकि आपने देखा इसका फॉर्मेशन हो रहा है कहाँ से, ईआर से, ईआर से फॉर्मेशन हो रहा है। और ईआर दो ही चीज़ बनाता है, एक तो आपका बनाएगा प्रोटीन और एक बनाएगा क्या, आपका आरएनए, ठीक है। तो राइबोसोम आर मेड अप ऑफ आरएनए से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिवीजन इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में डिवीजन किस प्रकार से होता है, तो जो दो तरह की सेल होती हैं उनमें आपको जो है डिवीज़न की बात चल रही है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स इन दोनों को फॉलो करते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस को, और जो आपका प्रोकैरियोट है वो इन दोनों को फॉलो करते हैं, ठीक है, बाइनरी एंड बडिंग। और इसमें जो है आपका आंसर होगा सी एंड डी, ठीक है, सी एंड डी आपका आंसर होगा, ये आप करेक्ट कर लेना दोस्तों। बाइनरी, फिजन एंड बडिंग दोनों ही प्रोकैरियोट सेल में होता है, और ये दोनों ही बैक्टीरियल सेल में सेल डिवीजन की प्रक्रिया होती है। माइटोसिस एंड मियोसिस ये फर्दर जो है आगे हम पढ़ेंगे यूकैरियोट्स में, उसमें होती है। मिडल लेमेला इज मेड अप ऑफ, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि मिडल लेमेला किससे बना होता है। सबसे पहले आपको मैं बताऊँ, दो सेल बना के बताता हूँ, ये दो सेल हैं आपकी, ठीक है। ये क्या है, आपकी दो सेल हैं दोस्तों, इनके बीच में होता है मिडल लेमेला, इसके बीच में क्या होता है, मिडल लेमेला होता है। ये आपका रहा मिडल लेमेला, ठीक है, मिडल लेमेला, ठीक है। फिर इसके बाद होती है आपकी प्राइमरी सेल वॉल, इसके बाद आपकी प्राइमरी सेल वॉल होती है, इसके बाद क्या होगी आपकी प्राइमरी सेल वॉल। फिर आती है आपकी सेकेंडरी सेल वॉल, ये आपकी सेकेंडरी सेल वॉल आती है। और इसके बाद आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है। ये आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा दोस्तों। अब मिडल लेमेला क्या है, बीच में है, मिडल लेमेला क्या है आपका बीच में है। इसको समझाने के लिए आपको कलर ले लेता हूँ मैं, येलो। ये आपका मिडल लेमेला है, ये आपका बनता है पैक्टिन कंटेंट से, ठीक है, पैक्टिन कंटेंट से। कौन सा पैक्टिन होता है, तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट होता है इसमें, ठीक है, यही आपसे पूछा जाएगा। सेकेंडरी सेल वॉल बनी होती है आपकी सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज से, ठीक है दोस्तों। और ये आपका जो है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। सेकेंडरी में जो है आपका सुबेरिन, सुबेरिन जैसे कंटेंट देखने को मिलते हैं सेकेंडरी में, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन आपको बता ही दिया किससे बना होता है, 40% प्रोटीन एंड 60% लिपिड से मिलकर बना होता है। तो आपका आंसर होगा एक्टिन, ये आंसर है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑर्गेनेल एब्सेंट इन मेचर आरबीसी। जो आरबीसी होती है मेच्योर हो जाती है यानी कि परिपक्व हो जाती है, उसमें कौन सा ऑर्गेनेल एब्सेंट हो जाता है? आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड कार्पलस, ठीक है। साइटोप्लाज्म आरबीसी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसमें होती है, हीमोग्लोबिन उसमें होता ही है, मेन कंटेंट है। तो रहता क्या है, न्यूक्लियस जो है आपका एब्सेंट हो जाता है किसमें, आरबीसी में, इसलिए अनकंट्रोल्ड सिचुएशंस में रहती हैं बॉडी में, ठीक है दोस्तों। तो न्यूक्लियस नहीं होता है। माइटोसिस अकर इन, माइटोसिस क्या होता है दोस्तों? तो आपको दो चीज़ें एक साथ ही समझा देता हूँ। एक होता है आपका मियोसिस और एक होता है माइटोसिस। माइटोसिस, मियोसिस होता है दोस्तों पौधे की रूट, शूट, लीफ, ठीक है, ये पौधों के अंगों में होने वाला डिवीज़न है क्या, माइटोसिस। मियोसिस नहीं, माइटोसिस। और मियोसिस जो है आपका दोस्तों, मियोसिस होता है एग सेल या सोमेटिक सेल से, सॉरी जर्म सेल से होता है। तो जब एग और जर्म सेल से आपका प्रोडक्शन हो, डिवीजन हो, तब इस चीज़ को बोलेंगे मियोसिस। एंड जब रूट सूट लीव्स यानी हमारे फिंगर से, हमारे ब्लड से अगर क्या हो, हमारा डिवीज़न हो, हमारी सेल को बनाया जाए, तब इसको बोलेंगे माइटोसिस। ये दो टर्म है। और माइटोसिस दिया था अपना फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने, इसका टर्मिनोलॉजी दिया फ्लेमिंग ने। और मियोसिस आपका फार्मर एंड मुरे ने इसका टर्मिनोलॉजी दिया, फार्मर एंड मुरे, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये टर्मिनोलॉजी दी। मियोसिस सबसे पहले फार्मर एंड मुरे ने दिया, माइटोसिस फ्लेमिंग ने दिया। तो इसमें आपका आंसर माइटोसिस के बारे में पूछा है। तो ये जो है आपकी सोमेटिक टिश्यूज होते हैं, सोमेटिक टिश्यू होते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है सोमेटिक। और एग और इनके बारे में जब बात करें तब ये जर्म सेल्स हो जाती हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे। इक्वेशनल डिवीजन क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन होता है आपका दोस्तों माइटोसिस में होता है। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन कैसे होता है। जब दो 2n डॉटर सेल को माइटोसिस कराया जाता है, तो जब उसकी रिप्लिकेट बनती है, रिप्लिकेट यानी दो सेल बनेंगी, वो दोनों ही सेल इसकी तरह आइडेंटिकल होंगी। आइडेंटिकल यानी मतलब 2n क्रोमोसोम लिया है तो बाद में भी 2n क्रोमोसोम ही प्राप्त होगा। इसे बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। और इक्वेशनल डिवीजन होता है आपका मियोसिस फर्स्ट में, मियोसिस सेकंड में होता है रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन किस में होता है आपका, मियोसिस सेकंड में। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे 2n है तो 2n को ये कर देंगे हाफ, क्या कर देंगे इसको n यानी हैप्लॉइड बना देंगे। और हैप्लॉइड बनाने के बाद फिर इससे 4 डॉटर सेल बनाएंगे, जो चारों की चारों डॉटर सेल कैसी होंगी, हैप्लॉइड होंगी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। तो आंसर आपका रहेगा मियोसिस सेकंड, क्योंकि इसमें पूछ रहा है वो, वेट, मियोसिस फर्स्ट आपका रिडक्शनल डिवीजन रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो मियोसिस सेकंड आपका रहेगा इक्वेशनल डिवीजन, मतलब पहले आपका रिडक्शन होगा मियोसिस फर्स्ट में और दूसरे में रहेगा आपका इक्वेशनल, यानी कि फिर 4 डॉटर सेल को बनाया जाएगा, इक्वेशनल बनाया जाएगा। आगे चलते हैं रिडक्शन डिवीजन। तो अभी मैंने आपको बताया रिडक्शन डिवीजन रहेगा पहला आपका मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। आगे चलते क्रॉसिंग ओवर अकर इन। तो क्रॉसिंग ओवर आपका होता है पेकाइटिन स्टेज में। पेकाइटिन स्टेज होती है किसमें आपकी दोस्तों, ये होती है आपकी मियोसिस में, मियोसिस फर्स्ट में। मियोसिस फर्स्ट में आपकी पेकाइटिन स्टेज आती है। इसमें आपकी स्टेज होती है जो उसकी सीक्वेंस से कुछ इस प्रकार है। पहले होती है आपकी लेप्टोटीन, देन होती है जायगोटीन, फिर आपकी होती है पेकाइटिन, ऊपर दिया है, ये सीक्वेंस में दिए ऑप्शन, लेप्टोटीन, जायगोटीन, पेकाइटिन और डिप्लोटीन। लेप्टोटीन स्टेज को बकेट स्टेज कहा जाता है। जायगोटीन में 0.3% जो डीएनए का सिंथेसिस होता है अपने एस फेज में, वो जो बच जाता है 0.3% यहाँ होता है, ठीक है। पेकाइटिन स्टेज में आपका क्रॉसिंग ओवर, कैसमेटा और रिकम्बिनेशन, ये आपका पेकाइटिन स्टेज में होता है। डिप्लोटीन स्टेज में आपका टर्मिनेशन होता है, हर एक चीज़ का टर्मिनेशन आपका डिप्लोटीन स्टेज में होगा। दोस्तों ये है आपका एक तरह से क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग
करने का तरीका है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन आंसर सोल्व करना है। अगर आपको इसकी थ्योरी पढ़ना है तो हम और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। अभी आपको ऐसा हो सकता है कि कुछ जो हमारे बिगनर्स हैं उनको ये चीज़ समझ में ना आई हो, तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बने रहिए वीडियो में, और भी अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपको समझ में आएंगे। ये समझ नहीं आया उसका कारण ये है कि अभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इसके लिए हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको अच्छे से हम समझा देंगे। नेक्स्ट है आपका साइनेप्सिस। साइनेप्सिस आप अभी इसको याद ही कर लें, ये जाइगोटीन स्टेज में होती है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस किस में होते हैं, तो म्यूसिस फर्स्ट में आपके रिड्यूस होते हैं। ठीक है दोस्तों, म्यूसिस फर्स्ट में आपका क्या होता है, रिड्यूसिंग सिस्टम होता है, और सेकंड आपका इक्वेशनल डिवीजन होता है। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट फिर से चलते हैं। क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटर इन। जो आपकी क्रोमोसोम होता है वो इक्वेटर में, यानी कि मेटाफेज में आपके इस तरह इक्वेटर, जैसे आपको मैं अभी समझाऊँ तो ये आपका सेल है, ऐसा होता है, और इसमें जो है इस प्रकार एक इक्वेशनल डिवीजन में आपका जो है, थोड़ा सा दिक्कत आ गया मुझे, मिनट दीजिए ज़रा। प्रॉब्लम है, ये आपका सेल है, सेल के अंदर, और ये आपके स्पिंडल फॉर्मेशन है, स्पिंडल ट्यूबर फॉर्मेट होते हैं दोस्तों। तो ये कब आते हैं, जब सेल डिवीजन होता है, तो स्पिंडल ट्यूबर फॉर्मेशन हो गया। अब ये स्पिंडल ट्यूबर क्या है, एक इक्वेशनल डिवीजन में आ जाते हैं, तब ये प्रक्रिया होती है आपकी मेटाफेज में, इसमें होती है मेटाफेज में। शायद कुछ दिक्कत आ गई है, कंटिन्यू करते हैं इसको, थोड़ा सा आप देख लेना। मेटाफेज में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो है आपको दिख रहे हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलियोफेज, ये सब जो है स्टेजेस हैं, फेजेस हैं, जो कि मियोसिस में आते हैं और माइटोसिस में आते हैं। दोनों ही सेल डिवीजन में आपको ये देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड प्रोफेज। ठीक है, आगे चलते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट इन। तो जो आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, क्रोमेटिड्स कैसे दिखाई देते हैं, तो इस प्रकार आपको क्रोमेटिड्स दिखाई देंगे। थोड़ा सा इसमें कुछ आज गड़बड़ हो गया है मार्कर में। कुछ गड़बड़ कर रहा है बहुत भयंकर। इरेज भी नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, सिस्टर क्रोमेटिड्स किस में पाए जाते हैं, आपके एनाफेज माइटोसिस डिवीजन में सिस्टर क्रोमेटिड जो है सेपरेट हो जाते हैं आपके इसमें। आगे चलते हैं। सेंट्रोमियर डिवाइड इन। सेंट्रोमियर आपका किस ऑर्गेनेल में डिवाइड होती है, तो वो आपको बताना है। यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज सेकंड, प्रोफेज एंड मेटाफेज, ये आपको ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, सेंट्रोमियर डिवाइड इन, तो सेंट्रोमियर डिवाइड होती है आपकी एनाफेज सेकंड में, और ये एनाफेज सेकंड आता है मियोसिस सेकंड के अंतर्गत। मियोसिस सेकंड में आपका क्या आता है, एनाफेज सेकंड, तो उसमें आपका जो है सेंट्रोमियर डिवाइड होती है। और पहले में एनाफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम आर डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये आपको जो है याद रखना है, इसका आंसर ये है। टोटल स्टेज इन प्रोफेज में, प्रोफेज में टोटल कितनी स्टेज होती हैं, तो प्रोफेज के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगी 5 स्टेजेस। जैसे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ फिर से, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो 5 स्टेजेस होती हैं। कौन सी होती है, पहला हमने पढ़ा पैकाइटिन, लेप्टोटीन पहला नहीं पढ़ा, लेप्टोटीन जो है हमारा पहला है, लेप्टोटीन। फिर उसके बाद जायगोटीन, जायगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, 1 2 3, लेप्टोटीन, जायगोटीन, पैकाइटिन एंड डिप्लोटीन, एंड 1 स्टेज आर
स्टेज और कोई सी हम भूल रहे हैं, वेट, पेकाइटिन डाइकाइनेसिस, डिप्लोटीन हो गया, क्या डाइकाइनेसिस रह गया ना, डाइकाइनेसिस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, लिप्टोटीन, डाइकाइनेसिस, ये आपकी जो है 5 स्टेजेस होंगी। आंसर भी आपका 5 स्टेजेस वाला है। आगे चलते हैं, बकेट स्टेज, इसके बारे में मैंने आपको बताया, लेप्टोटीन में जो है बकेट स्टेज आपकी जो है पाई जाती है। फिर चलते हैं बाइवलेंट फॉर्मेशन, ये आपका जो है जाइगोटीन स्टेज में होता है। जब मैं आपको इसकी स्टेजेस पढ़ाऊंगा तब ये समझ पाएंगे, क्योंकि ये एक ब्रॉड टॉपिक हो जाता है। और आप चिंता ना करें, अगर आपका रिस्पॉन्स सही रहेगा तो मैं इसके ऊपर एक लेक्चर लेकर आऊँगा जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब जो है जाइगोटीन के बारे में आपको बताता हूँ। जाइगोटीन में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले तो एस फेज में हमारा डीएनए जो है, एस फेज में डीएनए क्या होता है, सिंथेसिस होता है। फिर उसमें जो 0.3% बच जाता है वो होता है आपका जाइगोटीन में सिंथेसिस। फिर जाइगोटीन में सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम जो है आपस में मिलकर साइनेप्स करते हैं। साइनेप्सन के बाद जो है वो बाइवलेंट बनाते हैं, बाइवलेंट, और यही आपका टेट्राइड फॉर्मेशन करता है, टेट्राइड फॉर्मेशन करता है। अब ये प्रक्रिया आपको समझ नहीं आई होगी मैं जानता हूँ, लेकिन जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको ये समझ आ रहा होगा। तो ये जो है जाइगोटीन में होती है, इसको इसलिए आप जो है याद रखें, जाइगोटीन में आपका बाइवलेंट। कैस्मेटा, कैस्मेटा क्या होता है दोस्तों, ये आपको पता है, आपकी डिप्लोटीन स्टेज में कैस्मेटा विजिबल कहाँ होती है। देखो, कैस्मेटा का फॉर्मेशन होता है पेकाइटिन स्टेज में, पेकाइटिन स्टेज में इसका फॉर्मेशन होता है, किसमें, पेकाइटिन स्टेज में। और ये विजिबल किस में होती है, डिप्लोटीन स्टेज में। डिप्लोटीन स्टेज में जब ये दिखती है, ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद इसका टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। और कैस्मेटा वो पॉइंट है, पॉइंट वेयर दी, जहाँ जहाँ क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्रॉसिंग ओवर जहाँ होता है उस पॉइंट को कहा जाता है कैस्मेटा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कैस्मेटा। और कैस्मेटा की खोज जो है जेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी, जेनसन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कैस्मेटा पॉइंट की खोज की। ठीक है दोस्तों, आगे है साइटोकाइनेसिस इन प्लांट बाय। तो साइटोकाइनेसिस प्लांट में होता है दोस्तों सेल प्लेट से, और आपका एनिमल सेल में होता है किससे, क्लीवेज फरो से। एनिमल सेल में क्लीवेज फरो से, और प्लांट सेल में होता है सेल प्लेट से। सेल प्लेट क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। जब ये हमारा सेल डिवीजन चल रहा है, एक सेल में सेल डिवीजन चल रहा है, इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो गया है, इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो गया है। अब जो है सेल को दो हिस्सों में बंटना है, क्योंकि अब सेल जो है दो हिस्सों में मतलब इसमें माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, तो ये अब आइडेंटिकल बनाएगी अपनी। तो आइडेंटिकल बनाने के लिए अब इसको दूसरे हिस्से में जाना है, तो इसमें जो है यहाँ से एक फॉर्मेशन होता है सेल प्लेट का। तब जो है ये दो सेल इस प्रकार बन जाएंगी, दो सेल इस प्रकार बन जाएंगे, और उसमें उनका न्यूक्लियस होगा। इस प्रकार जो है आपकी सेल प्लेट तैयार होती है। और एनिमल में आपका होता है क्लीवेज आता है, उसमें क्लीवेज के कारण अलग होते हैं। ठीक है, ये आप समझ लेना। फ्रेगमेंटेशन होता है किसमें, ये होता है सेल ऑफ बैक्टीरिया, सेल ऑफ बैक्टीरिया में होता है फ्रेगमेंटेशन, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोकाइनेसिस इन एनिमल। साइटोकाइनेसिस इन एनिमल अभी बताया मैंने। फरो फॉर्मेशन, फरो फॉर्मेशन, फरो या क्लीवेज फॉर्मेशन दोनों एक ही है, क्लीवेज या फरो, फरो, आपको फरो देख लेना है या क्लीवेज देखना है। ठीक है, ये आप देखना। डॉटर सेल आफ्टर मियोसिस, मियोसिस में हमने 4 डॉटर सेल बनाई थी, याद है, ये देखो 4 आंसर। ठीक है, डीएनए रिप्लिकेशन अकर इन, डीएनए रिप्लिकेशन सबसे पहले शुरू होता है आपका G1 फेज में, लेकिन इसमें जो है पूरी तरीके से नहीं होता है। मेन जो इसकी स्टेज होती है वो होती है एस स्टेज, एस स्टेज में आपका डीएनए रिप्लिकेशन होता है। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ से कुछ बच जाता है 0.3%, जो बाद में जो है जाइगोटिन यानी मियोसिस 1 में होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सेल साइकिल डिस्क्राइब्ड बाय, तो ये आपको पता है मेंडल ने क्या किया, वैटसन ने क्या किया। वैटसन को कहा जाता है वैटसन, ये वाला वैटसन नहीं है, ये गलत हो गया है, ये वाला वैटसन है, ये वाला वैटसन, इसे कहा जाता है मॉडर्न यानी आधुनिक अनुवांशिकी के पिता, मॉडर्न जेनेटिक फादर, इसको कहा जाता है वैटसन को। स्वानसन को क्या कहा जाता है, मैंने आपको बता दिया। हॉवर्ड एंड पेले, इन्होंने क्या किया, आपका सेल साइकिल डिस्क्राइब किया। सेल साइकिल क्या होता है, सेल साइकिल दोस्तों उसे कहा जाता है जब सेल अपने शरीर से दूसरी सेल तैयार कर ले, उसको सेल साइकिल कहा जाता है। या एक संतति तैयार कर ले, अपनी एक सेल दूसरी सेल
बना ले अपने आप से, उसको बोलते हैं सेल साइकिल। ठीक है, एक बीज की सेल साइकिल होती है, जब वह बीज ग्रो होकर उगने के बाद फिर से एक नया बीज बना दे, उसे बोलते हैं सेल साइकिल, बीज साइकिल, ये सब होती है। ठीक है दोस्तों, डीएनए डैमेज चेक पॉइंट मेनली इन, डीएनए डैमेज होने का जो चेक पॉइंट है, शुरुआत है, यानी डीएनए जहाँ से सिंथेसिस शुरू करता है, वो आपका G1 फेज़ है। G1 फेज़ से फिर S फेज़ में आता है, फिर G2, और फिर जो है फर्दर प्रोसेस ये आगे के लिए चलती है। म्यूसिस अकरेन, मैंने शुरू में ही आपको बताया म्यूसिस किन में आती है। ठीक है, तो म्यूसिस आती है आपकी जर्म या मदर सेल्स में, जर्म मदर सेल्स में आती है। फिर चलते हैं टेट्राड कंटेंट। टेट्राड हमने बताए थे कितने होते हैं, टेट्राड यानी उसमें उसके शब्द में ही 4 लिखा है। टेट्राड यानी होता है 4, और टेट्राड एक हमारी लैटिन ग्रीक भाषा में लिखा जाता है टेट्राड, तो इसे माना जाता है 4, और टेट्राड यानी 4 क्रोमोसोम। आगे चलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है, कैरियो का मतलब होता है आपका न्यूक्लियस, 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 और काइनेसिस का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड। तो कैरियोकाइनेसिस क्या हो जाएगा आपका, न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, इंटरफेज कंसिस्ट ऑफ। इंटरफेज जो है आपका, ये सेल का सबसे पहला फेज होता है जहाँ से सेल डिवीजन शुरू होता है, और उसमें ये तीनों फेज आती हैं, G1, S, G2, मियोसिस एंड माइटोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस ये दोनों ही इसके अंतर्गत नहीं आती हैं, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिंडल फाइबर मेड अप ऑफ, ये बनी होती है माइक्रोट्यूबुल से। हैप्लॉइड नंबर रिप्रेजेंटेड बाय, तो जो आपका हैप्लॉइड नंबर होता है वो n, और ये आपका जो है सोमेटिक नंबर है, ये आपका सोमेटिक नंबर है, 2n आपका सोमेटिक नंबर है, और हैप्लॉइड आपका n होता है। आगे चलते हैं, डिप्लॉइड नंबर आपको बता ही दिया 2n, और जेनेटिक वेरिएशन मेनली ड्यू टू, जेनेटिक वेरिएशन आता है आपका क्रॉसिंग ओवर से, क्रॉसिंग ओवर से, क्योंकि यही जो है मेन प्रक्रिया है जिसमें रिकम्बिनेंट होते हैं, रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया जिसमें होती है उसमें जेनेटिक वेरिएशन आता है। क्रोमोसोम कंडेंसेशन स्टार्ट इन, तो क्रोमोसोम कंडेंसेशन कहाँ से शुरू होता है, तो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन जो है न्यूक्लियस में ही शुरू हो जाता है, लेकिन ये स्टेज कौन सी है, तो स्टेज है प्रोफेज, प्रोफेज में जो है शुरू होती है। और क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम बनने के बाद आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है कम्प्लीटली टर्मिनलाइज्ड हो जाती है प्रोफेज, लेट प्रोफेज में। ठीक है दोस्तों, आगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर इन, ये बताया मैंने लेट प्रोफेज में, लेट प्रोफेज में। ठीक है, आगे चलते हैं, फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस। फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस इज टीलियोफेज। टीलियोफेज तक जो है आपका डिवाइडेशन ऑफ दी सेल्स हो जाता है, 4 सेल्स जो है परिपक्व हो जाती हैं, तैयार हो जाती हैं। फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म अलग होता है और एक में होता है आपका न्यूक्लियोलस। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो है 50 क्वेश्चंस का ये एक सेशन जो है कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ कि आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम का चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप इसे ज्वाइन जरूर करें। और अगर ये आपको अच्छा लगा है सेशन, तो इसको जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और रिव्यू जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।